सो व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन या सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन साहब ने दी, एंड इट सेज कि द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंजेस, और वी कैन से दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एस्केलरेशन. वेलोसिटी चेंज क्या होता है? एस्केलरेशन. चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केलरेशन. तो जब किसी पे अनबैलेंस फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन उसका चेंज हो गया. इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल. इस एग्जांपल में ना एक जीप है, एक ट्रक है, और दोनों के दोनों एक स्लोप पे खड़े हुए हैं. इट इज़ नॉट अ हॉरिजॉन्टल थिंग, देयर इज़ अ सम स्लोप. और ये दोनों के ना इंजन जो है ऑफ है, पर इन दोनों में ना ब्रेक नहीं लगे हुए हैं, जस्ट खड़े हुए हैं. और चांस की बात है कि थोड़ी सी हवा चलती है और ये दोनों हल्के से चलने लगते हैं. एंड देन यू आर देयर एंड यू वांट टू स्टॉप देम. आप इनको रोकना चाहते हैं क्योंकि ड्राइवर नियर बाय है नहीं, आपको लगता है कि ये एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप इसको रोकना चाहते हो. सो पहले केस में जब जीप चलना स्टार्ट होती है तो आप उसके सामने खड़े हो जाते हो और रोकने की कोशिश करते हो, तो यू विल फाइंड कि यू आर एबल टू, द प्रोबेबिलिटी इज़ यू कैन स्टॉप इट. वेयर एज यदि आप इस ट्रक को रोकना चाहोगे तो यू विल फाइंड कि आप रोक ही नहीं पाए, आप क्या हुआ, उसमें क्रश हो गए, उसके नीचे आ जाओगे. वाई? तो यू विल से सर इसका बिकॉज इसका मास बहुत ज़्यादा है, तो इसका मोमेंट, इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है. इसका मास कम था इसलिए जिसका इनर्शिया कम था आई वॉज एबल टू स्टॉप इट. टेक्निकली यू आर राइट, बट एक और दूसरी टर्म भी होती है. इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसको आप रोक नहीं पाओगे, पर जिसका कम होगा आप उसको रोक लोगे. चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं आपको कहता हूँ कि आपको ना अब एक चीज़ को रोकना है जिसका मास इन दोनों के मुकाबले बहुत ही कम है. मतलब इतना कम है कि इसका ये जो हैंडल दिख रहा है ना उससे भी बहुत छोटा है. क्या आप उसको रोक पाओगे? लुक व्हाट इज़ दिस, अ बुलेट. एक रिवॉल्वर से एक बुलेट निकली है, ये छोटी सी है. कंपेयर टू ट्रक एंड द जीप, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी स्मॉल. अब आपको मैं बोल रहा हूँ रोको इसको, क्या आप रोक पाओगे? यू विल से नो, मैं नहीं रोक पाऊँगा. ये क्या करेगी? आपको उड़ा देगी, मार देगी. वाई? दो द मास इज स्मॉल, सच अ बुलेट में किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन. जब एक गन से निकलती है, दो इसका मास इतना कम है, बट इसकी एक चीज़ बहुत ज़्यादा है. क्या चीज़ ज़्यादा है? वेलोसिटी. क्या चीज़ ज़्यादा है? वेलोसिटी. दैट मीन्स इन तीनों केस के अंदर इसमें इसका मास कम था, इसका मास बहुत ज़्यादा था, वेरस यहाँ पे मास बहुत कम है. इन दोनों केस में जो वेलोसिटी थी दोनों की करीब करीब बराबर थी, बट मास में डिफरेंस था इसलिए मैं नहीं कर पाया. वेरस इस केस में मास बहुत कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है. दैट मीन्स देयर इज मस्ट बी सम रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वेलोसिटी. इसी वजह से तो गड़बड़ हो गई, यहाँ मैं मर गया या ये बंदा मर गया. ओके, सो द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी. तो खाली एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है. इस एक्सपेरिमेंट हम यही समझे, खाली मास पे नहीं डिपेंड करता है, it also depends on the velocity. And this is what न्यूटन साहब ने बोला कि one such property introduced by Mr. Newton called momentum, जिसको हम P से डिनोट करते हैं. ये हमने 10th में ही पढ़ा था कि momentum of the body is very high, means P की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. P की वैल्यू कैसे डिफाइन की जाती है? You remember, momentum is defined by mass into velocity. You are right. If m is the mass of the body, v is the velocity, तो p is the momentum. momentum को p से डिनोट करते हैं. अब देखो, velocity is a vector quantity. इसकी डायरेक्शन है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इस स्केलर. तो ये वेक्टर है तो ये क्या होगा? ये भी वेक्टर ही होगा. तो हमने देखा ना, किसी भी वेक्टर को किसी भी क्वांटिटी से नंबर से मल्टीप्लाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, डायरेक्शन वही रहती है. सो द मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, इन द सेम डायरेक्शन. सो हायर द मोमेंटम हायर द वेलोसिटी. देखो मास तो फिक्स है किसी ऑब्जेक्ट का, हम बोलते हैं हायर द मोमेंटम मीन्स वेलोसिटी बढ़ गई. वेलोसिटी बढ़ गई तो मीन्स मोमेंटम बढ़ गया. फॉर्मूला इज p इज इक्वल टू m इंटू v. यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड. सो मोमेंटम इज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. दिस मच वी कैन से कि मैग्नीट्यूड भी होता है, उसकी वैल्यू भी होती है, डायरेक्शन भी होती है. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी. ये हम बोल सकते हैं, ये हमको मालूम ही है. ओके, यदि यूनिट देखनी है, मास की यूनिट हो गई kg, वेलोसिटी की क्या हो गई? स्टैंडर्ड मीटर पर सेकेंड. तो इसकी यूनिट क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड. दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम. थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज इस बार गाड़ी खड़ी हुई है एंड इफ आई आस्क यू कि प्लीज़ पुश,
एंड आई वांट, इसमें गाड़ी में मेरी कुछ प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ बेटा धक्का लगाओ, तो आप धक्का लगाते हो, खूब कोशिश करते हो, पर ना गाड़ी जो है मेरी स्टार्ट ही नहीं होती है, या स्टार्ट होती है तो आपको बहुत दूर तक धक्का मारना पड़ता है तब जाके स्टार्ट होती है। बट इफ़ आई से कि यार क्या करो, अपने एक दो दोस्तों को बुला लो, तो आप 2-3 लोग आ जाते हो, एंड दिस टाइम यू स्टार्ट पुशिंग, तो इस बार ना गाड़ी बड़ी जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। पिछली बार हो सकता है स्टार्ट ही नहीं, पर इस बार स्टार्ट हो जाती है। क्या डिफरेंस हुआ दोनों केस में? तो आप बोलोगे कि इसका मास तो फिक्स था, बट मैंने जो पुश का जो थ्रस्ट है, जो फोर्स लगाना शुरू किया, वो डबल हो गया। पहले मैं अकेला लगा रहा था, अब 2 लोग मिलकर लगा रहे हैं, दैट मीन्स डबल द फोर्स। मान के चलो हम दोनों की पावर, ब्लू और ये मतलब ग्रीन एंड येलो जो दोनों लड़के हैं, दोनों की स्ट्रेंथ एक ही है, दैट मीन्स द सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। एक फोर्स एफ लगा रहा है, दूसरा एफ लगा रहा है, सेम डायरेक्शन लगाया था, मैं डबल द फोर्स। तो मतलब जितना ज़्यादा फोर्स हुआ, मेरा क्या हुआ, मेरी चेंज इन वेलोसिटी बहुत फास्ट हुई, एज अ रिजल्ट मैं ज़्यादा स्पीड दे पाया, मेरा एस्केलेशन बहुत जल्दी आ गया। तो फोर्स आल्सो प्रोड्यूस अ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स आल्सो प्रोड्यूस चेंज ऑफ मोमेंटम, मीन्स मेरी वेलोसिटी चेंज हो गया। मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी 0 पे, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा आ गई, और ज़्यादा वेलोसिटी हो गई तो मेरा इंजन फट से स्टार्ट हो गया, ये कह सकते हैं। और चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, दैट इज़ मोमेंटम, यही तो होता है वेलोसिटी चेंज। ओके, तो फोर्स डायरेक्टली बोलते हैं पी चेंज इन पी, चेंज इन मोमेंटम मतलब P2 माइनस P1। अब ये कैसे समझें? ओके, पहला केस लेते हैं। जब हमारी जीप खड़ी हुई थी उसका मोमेंटम P1 था, मीन्स मास तो था, वेलोसिटी 0 थी, मीन्स मोमेंटम 0 था। जब v वेलोसिटी आ गई तो मीन्स मोमेंटम बढ़ गया, तो mv हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम हुआ। तो चेंज इन मोमेंटम क्यों हुआ? क्योंकि हमने फोर्स लगाया, फोर्स प्रोड्यूस, तो इसलिए हम बोल रहे हैं फोर्स आल्सो प्रोड्यूस चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम P2 माइनस P1, या हम इसको बहुत बार बोल देते हैं डेल्टा P, या इसको ऐसे लिख देते हैं डेल्टा P। यहाँ तक क्लियर? ओके, नाउ और ये जो डेल्टा P प्रोड्यूस हुआ मतलब मोमेंटम में चेंज हुआ, आपने ध्यान से देखा इन लड़कों ने जो फोर्स लगाना शुरू किया था समवेयर हेयर, और इसका मतलब वो यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्स लगाते रहे। दैट मीन्स वेलोसिटी इनिशियली 0 थी, एंड 0 से बढ़ते बढ़ते जब वेलोसिटी v आ गई, मतलब इंजन इतनी तेज़ी से घूमने लगा कि वो स्टार्ट हो जाए, राइट। तो एकदम एक बार में नहीं आई, 0 से v पहुँचने में दे टुक सम टाइम। तो वी कैन से कि गाड़ी इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि 2 लोगों ने फोर्स लगाया, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। किसके लिए? मोमेंटम लाने के लिए। और मोमेंटम मीन्स उतना मोमेंटम आया, मीन्स उतनी वेलोसिटी आ गई, दैट मीन्स टाइम फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। कहने का मतलब डेल्टा पी चेंज तो हुआ, बट वी टुक सम टाइम। गाड़ी स्टार्ट होने में यहाँ से लेके लड़कियों ने यहाँ तक फोर्स लगाया था, इतना टाइम लिया, इतना डेल्टा पी चेंज करने के लिए। दैट मीन्स वी कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो उतना ज़्यादा फोर्स लगा हुआ उस पर, ऐसे बोल सकते हैं। दिस इज़ प्रोपोर्शनलिटी साइन, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। चलो मैथमेटिकली लिख लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स क्या हुआ, डेल्टा पी अपॉन टी। डेल्टा पी अभी हमें मालूम ही, फॉर्मूला हमको यहाँ मालूम है, मास इंटू वेलोसिटी। वी कैन राइट फाइनल मीन्स mv2 माइनस mv1, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम t। ओके, m मास तो सेम ही रहा, जीप तो हमारी सेम ही रही, m बाहर निकाल लिया तो v2 माइनस v1 अपॉन टी। एंड नाउ लुक, v2 माइनस v1 अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज हुआ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। सो वी कैन से m इंटू ए, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखो अब इससे हमारा क्या गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज एम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यही था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो फोर्स लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे लिख सकते हैं, या मैं बोलूँ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, ऐसे भी लिखा सकता है रिवर्स। और ये मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दूँ तो आई कैन से फोर्स इज इक्वल टू के एम ए, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी साइन, और k की वैल्यू नॉर्मली क्या होती है, इट्स 1। इफ़ k इज इक्वल टू 1 तो आई कैन से फोर्स इज इक्वल टू एम ए। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एस्केलेशन के बराबर होता है। सो हम क्या सीख गए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एस्केलेशन। तो यहाँ ऊपर लिख लेते हैं इसको, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एस्केलेशन। मास की यूनिट क्या होती है, kg, और एस्केलेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ फोर्स इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
क्योंकि न्यूटन साहब ने इसको बताया था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, इसलिए इसको इतना बड़ा ना लिख के इसकी यूनिट को छोटे फॉर्म में बोल सकते हैं न्यूटन या एन। तो जब भी हम एन लिखेंगे दैट मीन्स इट इज़ अ यूनिट ऑफ फोर्स। यहाँ तक क्लियर? ओके। हमने क्या देखा था? एस्केलेरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही तो देखा था भाई, हमको मालूम ही है। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा उसी डायरेक्शन में एस्केलेरेशन चेंज होगा। इन लड़कों ने इस जीप को धक्का लगाया, जिस डायरेक्शन में धक्का लगाया उसी डायरेक्शन में तो वेलोसिटी बढ़ी, और किसी डायरेक्शन में तो बढ़ी नहीं। दैट मीन्स एस्केलेरेशन भी उसी डायरेक्शन में बढ़ा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में एस्केलेशन बढ़ा। तो इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं? फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सक्लेरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और किसी भी मतलब वेक्टर क्वांटिटी को किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो क्या रहता है? वो वेक्टर ही रहता है। सो ये ट्रू है। ओके। अब यदि आपको कोई पूछे 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, यदि एफ की वैल्यू 1 न्यूटन है, तो आप क्या बोल सकते हो? यू कैन से 1 यूनिट ऑफ फोर्स या 1 न्यूटन ऑफ फोर्स क्या होता है? इज इक्वल टू के इंटू 1 के जी इंटू 1 मीटर। यदि मास भी 1 के जी है, एस्केलेरेशन भी 1 के जी है, तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी? 1 न्यूटन होगी। वेयर के इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वो 1 है। तो इसलिए नॉर्मली हम के नहीं लिखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एस्केलेशन। यदि मास 1 के जी है, उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ तो वो कितना एस्केलेरेशन अचीव कर लेगा? इट विल अचीव एस्केलेरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर 1 सेकेंड। क्लियर? ओके। अब हमको ये मालूम चल गया फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही तो हमने उसी से तो निकाला था। यदि फोर्स बहुत छोटा होगा तो हम क्या लिखते हैं? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा को क्या पढ़ते हैं इसमें? डी पी अपॉन डी टी, राइट? हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था जब बहुत छोटा हो गया, व्हेन द टाइम इज़ वेरी स्मॉल, डी पी अपॉन डी टी, या बोले एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये हमको याद रखना है। और यदि हमें ये याद है तो व्हाट वी कैन से कि स्मॉल में भी बोलो ये तब भी वेक्टर रहेगा, ये भी वेक्टर है, और मोमेंटम भी वेक्टर है। यदि हम एक्स वाई जेड डायरेक्शन में यदि देखें तो यदि आपको एस्केलेरेशन दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, मास ऑफ द बॉडी इज़ फिक्स, तो आप जेड एफ जेड निकाल सकते हो। एफ जेड निकाल सकते हो मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, इन पी डायरेक्शन। दैट मीन्स एफ वाई, एफ जेड, एफ एक्स आप निकाल सकते हो। कुछ याद आ रहा है? हमने जो वेक्टर पढ़े थे, कहने का मतलब ऐसे समझ लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है पिंक वाला, इस पर एक फोर्स लग रहा है एफ, इसका मास m है, एंड दिस बॉडी इज़ मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a। ये 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहा है। ओके। और हम स्पेस में ये 3D में रहते हैं। तो हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो ऐसा नहीं खाली x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में, इट कैन मूव इन ऑल 3 डायमेंशंस एक साथ। दैट मीन जब मैंने इसमें एक्सेलरेशन a लगाया या फोर्स लगाया f, तो उससे जो प्रोड्यूस हुआ एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में ax हुआ, y डायरेक्शन में ay हुआ, z डायरेक्शन में az हुआ। मीन्स ये जो टोटल फोर्स A है इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, यही तो हमने पढ़ा था। और यदि हमें एस्केलेशन एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मालूम है और हमको ये मालूम है कि ये बॉडी एज ऑफ नाउ इस पोजीशन पे है, दैट मीन्स इफ़ दिस वेक्टर एफ वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद रेस्पेक्टिव टू एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, सो वी कैन फाइंड आउट इजीली कि फोर्स एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन डिवाइड बाई टाइम, या सिंपल एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, क्योंकि मास तो फिक्स ही है, ए एक्स डायरेक्शन में ही हो गया। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। सो यदि मैं अल्फ़ा बीटा एंगल मालूम है तो एफ एक्स कंपोनेंट क्या होगा? यदि ये एफ है, ये अल्फ़ा है, तो एफ कॉस अल्फ़ा। वाई में क्या होगा? ये बीटा एंगल है तो क्या होगा? वाई कंपोनेंट क्या होगा? एफ कॉस बीटा। एंड जेड कंपोनेंट क्या है? एफ जेड इज इक्वल टू एफ कॉस जाई, ये वाला है, ऐसे ही बोलेंगे। वेरी गुड। तो कहने का मतलब क्या हुआ? हम क्या सीखे? हम ये सीखे कि जिस डायरेक्शन में भी हम फोर्स लगाते हैं एस्केलेरेशन उसी डायरेक्शन में चेंज होता है, एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में चेंज होता है, और 1 मिनट के अंदर नहीं हो जाता है, इट टेक्स सम टाइम। दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज होता है बट इट टेक्स सम टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स मीन्स हो सकता है इस बॉडी के ऊपर, मान लो ये जीप है, इस पर 4 लड़के धक्का मार रहे होते हैं, बट हो सकता है कि ना हर एक का एंगल इसी डायरेक्शन में है, कोई बंदा इस राइट साइड से मार रहा है, कोई लेफ्ट से, कुछ एंगल में है, तो हम नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, नेट अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जो नेट फोर्स होगा इट विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन मोशन, इसलिए उस डायरेक्शन में फोर्स मोशन हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया?
तो रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एस्केलेशन कैसे मालूम चली हमें? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताती है कि फोर्स और एस्केलेशन के बीच में रिलेशन क्या होता है, ऐसे बोल सकते हैं। इसको ना थोड़े से ना प्रैक्टिकल एग्जाम कोई आप पूछ सकते हो कि सर फ़ायदा क्या हुआ, ये तो मैंने समझ लिया, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताइए ना डे टू डे लाइफ में। सो द फ्यू एग्जाम्पल फ्रॉम डे टू डे लाइफ यू कैन टेक दिस वे। ये क्या दिख रहा है? एक प्लेयर है, ये प्लेयर जो है क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो इसके पास एक बॉल आ रही है, ये उसको कैच कर रहा है, देखो कैसे कैच करता है, राइट। दोबारा फेंको, देखो लेट्स सी, देखो इस बार उसने कैसे किया, उसके एक्शन देखना, हाथों के एक्शन को ध्यान से। दोबारा देखो, ये देखो, राइट, ही इज़ डूइंग समथिंग, आपने देखा, ओके लेट्स सी वन मोर। सो वो कुछ क्या चीज़ है, आपने यदि ऑब्जर्व किया हो तो बेसिकली वो कुछ क्या चीज़ है कि वो बॉल को डायरेक्टली नहीं रोक ले रहा है, वो अपने हाथों को पीछे ले जा रहा था। क्या कर रहा था? पीछे ले जा रहा था। पीछे ले जाने से क्या है कि ही इज़ इन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट, कि बॉल डायरेक्ट आके हाथ में नहीं, सीधी हिट नहीं करेगी उस बॉल को, बॉल में वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को रिड्यूस कर रहा है और हाथों को उसके साथ थोड़ी दूर तक ले जा रहा है। मीन्स वो अभी भी उसने बॉल को रोक लिया, बट बॉल को रोकते रोकते धीरे धीरे करके उसने रोका, मतलब ही टुक सम एक्स्ट्रा टाइम। यदि डायरेक्ट नहीं रोक रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट रोकेगा तो एकदम सडनली आके हाथ पे लगेगी, तार से जोर से लगेगी। सो वी कैन से टेक्निकली ही इज़ रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ सडन चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम चेंज हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी m मास है, v वेलोसिटी है, mv से आ रहा है, फाइनल मोमेंटम तो जीरो ही होना है, बट उसको कितने रेट से जीरो किया है वो इंपॉर्टेंट है। यदि इसने सडनली कर दिया तो हाथ पे लगेगी, इफ़ वी टुक सम टाइम देन नहीं लगेगी। सो क्या कर रहे हैं? ही इज़ टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम से क्या कर रहा है? वो हाथ पे लगने वाले इम्पैक्ट को रिड्यूस कर रहा है। टेक्निकली ही इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यदि ऐसे समझ लें फॉर्मूले से कि F इजिकल टू क्या आता है? डी पी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट, मास इंटू एस्केलेशन। अभी एस्केलेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अभी हम डी पी से समझते हैं, चेंज इन मोमेंटम से। दैट मीन्स यदि मेरा टाइम ज़्यादा होगा, यदि मेरा टाइम ज़्यादा होगा तो मेरा फोर्स क्या निकलेगा? कम होगा, रिवर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। डी पी की वैल्यू कांस्टेंट है, इनिशियल वैल्यू एम वी, फाइनल वैल्यू जीरो, तो रेट ऑफ चेंज नहीं, चेंज इन मोमेंटम इज एम वी माइनस जीरो, दैट मीन्स एम वी, ये तो फिक्स ही हो गया। टाइम मैंने बढ़ा दिया तो इसकी टोटल वैल्यू घट गई, दैट मीन्स फोर्स जो मेरे हाथ पे लगेगा वो घट गया। समझ नहीं समझ रहे? वेरी गुड। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ का, कि मीन्स आज प्लेयर्स अपने चोट ना लगे उसके लिए क्या करते हैं। चलो एक और देखते हैं, ये है पोलो जंप। ये लिया उन्होंने पोल, और ये लेडी देखो कितनी हाइट तक, अराउंड 5-6 मीटर गई, और ये नीचे आके गिरी। अब ये किस पे गिरी आपने ध्यान से देखा? एक गद्दे पे गिरी, और ये गद्दे की जगह फर्श पे गिरती तो क्या होता? हाथ पैर टूट जाते, मे भी मर भी सकती थी, सिर पे इतनी जोर से बुम से चोट लगती। तो गद्दे की होने की वजह से क्या हुआ? अगेन एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई कि वो लड़की जब गिरी, बॉल की जगह वो लड़की है समझ लो, और वो गद्दे पे गिर रही है, तो गद्दा उसको कैच कर रहा है बेसिकली। एम धीरे 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 गद्दे पे जब वो गिर रही है उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम हो रही है, गद्दा उसके साथ धीरे धीरे दबता जा रहा है, अल्टीमेटली उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगेन, तो उसने एक्स्ट्रा टाइम लिया अपनी वेलोसिटी को जीरो होने के लिए, इसलिए हम गद्दे लगाते हैं इतने मोटे मोटे। क्लियर? ओके। चलो एक और लेते हैं क्रिकेट का मैच। ये प्लेयर है, इसने इतनी ज़ोर से एक बॉल को हिट किया, देखो बॉल आई, ये बॉल थी, ये बॉल गई, इसने हिट किया, वापस उसी डायरेक्शन में चली गई। तो आप क्या देखो, इसको यदि बॉल को देखो, सपोज इसका मास m मास है, किस डायरेक्शन में इनिशियली जा रही थी? इस डायरेक्शन है। इसने इसको हिट किया तो क्या किया इसने? डायरेक्शन चेंज कर दी। इस डायरेक्शन में यदि इसकी वेलोसिटी v है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस v, ऑपोजिट। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या हुआ? यही थी माइनस एम वी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या थी? एम वी, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? माइनस 2 mv। और ये बॉल आके इससे हिट करके वापस गई, तो इस प्लेयर के बैट से बॉल लिटरली मैं बोलूँगा तो टाइम वाज अप्रॉक्सीमेटली जीरो, मतलब बहुत ही कट से मार दिया उसने, मतलब सोचने का भी टाइम नहीं मिला। आज की डेट में तो हाई स्पीड कैमरा है, इसलिए आप देख भी पाते हो कि कोई प्लेयर बॉल को हिट करता है तो आपको लगता है कि है ना, तो बहुत स्लो मोशन में दिखाते हैं आपको कि बॉल ने एक्चुअल में हिट भी किया कि नहीं किया, बैट से टकराई भी कि नहीं टकराई। दैट मीन्स द टाइम इज़ सो स्मॉल। इफ़ टाइम इज़ सो स्मॉल, तो यदि इस सेम फार्मूला को दोबारा देखें, डेल्टा टी अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो जाए, यदि जीरो हो गया तो ये क्या वैल्यू होगी? फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब इस बॉल ने इस बैट को जब हिट करेगी तो फोर्स बॉल की वजह से बैट पे कितना लगा? इनफाइनाइट फोर्स लगा, बैट तो टूट जाएगा। या उल्टा बोले, बैट ने बॉल को इतनी तेज़ी से हिट किया
इतना इनफाइनाइट फोर्स लगाया है, तो इस अप्रॉक्सीमेटली जीरो है। इस फॉर्मूले को ना ऐसे लिखते हैं, फोर्स इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी लिख सकते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम मीन्स क्या होता है, उसको एक वर्ड होता है इम्पल्स, मीन्स इतनी जोर से लगा कि तो समझ में नहीं आया। व्हेन टाइम इज़ अप्रॉक्सीमेटली जीरो, टाइम क्या है, जीरो। तो बैट ने जब बॉल की डायरेक्शन ही चेंज कर दी, हिट किया, तो वो फोर्स जो हमको टाइम लिटरली ही उसमें जीरो था, अप्रॉक्सीमेटली जीरो था, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स, या इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन में बोल रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली जीरो है, जीरो नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो है। यदि जीरो हो जाता तो फोर्स की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती, फिर तो ये बैट तोड़ के निकल जाती बॉल। ओके, चलो इसको समझेंगे थोड़ा सा और ऐसे समझ लेते हैं। एक और एग्जांपल से मोमेंटम को समझते हैं। एक आपके पास छोटी बॉल है, ये रेड वाली, और आपके पास एक है बड़ी बॉल। आप इन दोनों बॉल के ऊपर ना, इसका मास स्मॉल एम है, इसका नाम मास कैपिटल एम है। मैं दोनों पे सेम फोर्स लगाता हूँ। क्या लगाया, सेम फोर्स, सेम ड्यूरेशन के लिए लगाया। बस मैंने एक बैट लिया, सपोज ऐसा ही बैट लिया, मैंने दोनों बॉल को हिट किया, दोनों के मास में डिफरेंस है। तो क्या होगा, पहले वाले केस में क्या होगा, मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा, बताओ। तो यू विल से ये सर पहली वाली बॉल जो है जैसे ही मैं हिट करूँगा वो बहुत तेज़ी से भागेगी, जबकि छोटी वाली बॉल जो बड़ी वाली बॉल धीरे धीरे जाएगी। बट आप देखोगे एक टाइम के बाद दोनों की ना वेलोसिटी सेम हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी एक टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। इनिशियली क्या लगा, क्यों सेम हो जाएगी, इनिशियली छोटी बॉल है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बड़ी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कम होगी क्योंकि मास ज़्यादा है। पर मास इनटू वेलोसिटी इज़ व्हाट, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि इंस्टेंट एक सेम इंस्टेंट टक टक हिट किया मीन्स टाइम इज़ जीरो। दैट मीन्स मैंने उसमें जो फोर्स लगाया, इम्पल्स लगाया, उसको मैं इम्पल्स बोल सकता हूँ। मतलब फोर्सेस एक माइक्रो सेकेंड के लिए लगा, दोनों में एग्जैक्टली बॉल को हिट किया बैट से। दैट मीन्स मोमेंटम तो मैंने यही किया, मास इंटू वेलोसिटी, मैं यही तो वेलोसिटी देना चाहता, मोमेंटम तो इतना ही हुआ। इसका मतलब मास इंटू वेलोसिटी, इसका करूँ और इसका करूँ, दोनों का तो सेम ही है। दैट मीन्स मैंने दोनों पे फोर्स तो सेम ही लगाया, तो मैं ये बोल सकता हूँ। और ये चीज़ आप देखोगे इनिशियली नहीं मालूम चलेगी, बट आफ्टर सर्टेन टाइम यू विल फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ द वैल्यूज़, बोथ द बॉल्स इज सेम। क्यों हुआ ऐसे, अब दूसरे तरीके समझो। छोटी चीज़ को फोर्स लगाया, उसका इनर्शिया कम है तो बहुत तेज़ी से बढ़ गई। बड़ी चीज़ जो है उसका इनर्शिया ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा मीन्स मास ज़्यादा है, तो धीरे धीरे करके स्पीड पकड़ेगी। बट एक टाइम के बाद उनकी वेलोसिटी सेम होगी। या क्यों सेम होगी, क्योंकि उनका मोमेंटम, एक्चुअल एनर्जी दोनों को हमने बराबर ही दी है। एक धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, एक तेज़ी से आगे बढ़ा। ठीक है, ओके।